एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से, जहां डन स्मिथ एक आदमी से पूछताछ कर रहा था। ये आदमी वही था जो एपिसोड 1 में क्लाइंट का पीछा कर रहा था और इसका नाम जेनकिंस है। डैन अपनी बियॉन्डर वाली पावर का इस्तेमाल करके जेनकिंस के सपने में जाता है और उसे पता चलता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब इसके पास थी, लेकिन इसने वो किसी और को बेच दी। लेनर्ड उसके गर्दन के पीछे एक सिंबल को भी देखता है और समझ जाता है कि ये आदमी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। अभी के लिए समझ लो कि सीक्रेट ऑर्डर एक बुरे लोगों का गैंग है। खैर, ये समझ जाते हैं कि सीक्रेट ऑर्डर वाले भी एंटीगोनस बुक के पीछे पड़े हुए हैं और वो लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन लोगों को वो नोटबुक सीक्रेट ऑर्डर से पहले ढूंढनी होगी। तभी उन्हें एक आदमी आके बताता है कि क्लाइंट को उस नोटबुक के बारे में कुछ पता चला है। पिछले एपिसोड में क्लाइंट को पता चला था कि ओरिजिनल क्लाइंट भी उस किडनैपर वाले घर में पहले आ चुका है और उसके सामने वाले कमरे में ओरिजिनल क्लाइंट एंटीगोनस बुक देके आया था। वो सब लोग वापस उस किडनैपर वाले जगह में जाते हैं और उस कमरे में उन्हें एक औरत का लाश मिलता है जो कि सड़ रही थी। लेनर्ड बोलता है कि इसके ठीक सामने वाले कमरे में किडनैपर्स उस बच्चे को लाए थे। कितने इत्तेफाक की बात है, इन्हें कमरे में कोई नोटबुक नहीं मिलती और जिस औरत की यहाँ लाश पड़ी है उसका एक बेटा भी है, रे बीबर। तो इन्हें लगता है कि वो ही इस नोटबुक को लेकर भागा होगा। सब क्लाइंट से कहते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके रे बीबर की लोकेशन का पता लगाए। क्लाइंट अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन उसकी छड़ी कमरे में ही घूमने लगती है और वो क्लाइंट को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन डन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कोई दूसरी शक्ति क्लाइंट के काम में टांग अड़ा रही है, तो इन्हें दूसरे किसी तरीके से रे बीबर की लोकेशन का पता करना होगा। फिर उसके बाद हम डन और क्लाइंट को चाइनीज गेट के सामने देखते हैं, जहां डन क्लाइंट के नए सूट की तारीफ करता है और उसे एक पेंडुलम भी देता है जो कि उसकी पावर यूज करने में हेल्प भी करेगा। डन बताता है कि उन्हें होली कैथेड्रल से परमिशन मिल गई है कि वो ग्रेड 2 का शील्ड आर्टिफैक्ट भी यूज कर सकते हैं। गाइस, शील्ड आर्टिफैक्ट पावरफुल आइटम होते हैं जिन्हें बियॉन्डर किसी टूल की तरह यूज कर सकते हैं। इस आर्टिफैक्ट का यूज वो लोग रे बीबर को ढूंढने के लिए यूज करने वाले हैं। ये आर्टिफैक्ट बैकलैंड वाले ऑफिस में था और यहाँ से उनका शहर टिंगेन लाया जा रहा था। बैकलैंड से 3 लोग उस आर्टिफैक्ट को लेके आते हैं जिनके नाम थे बोर्गिया और हार्सन। ये दोनों सीक्वेंस 7 और 8 के बियॉन्डर हैं। इनके साथ डेली नाम की एक लड़की भी थी जो कि सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर है। डेली से क्लाइंट एपिसोड 1 में भी मिला था जब वो उसके माइंड में झांकने आई थी। हार्सन बोलता है कि हमारा मिशन बहुत खतरनाक है, इसमें हमें सीयर वाले बियॉन्डर को नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि इसके पास लड़ने की कोई पावर नहीं है। जो आर्टिफैक्ट ये लोग लेके आए थे उसका नाम था 2049। डन पूछता है क्या 2049 थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? तभी हार्सन बोलता है अगर तुम्हारा शक सही है कि रे बीबर ही किसी एंटीगोनस फैमिली का वंशज है तो उसे ढूंढने के लिए 2049 से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट एंटीगोनस फैमिली नहीं बनाया था। खैर, ये लोग आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने वाले थे। फिर हार्सन सबसे कहता है कि अपना एक हाथ उठा के ऊपर नीचे करते रहो और कुछ भी हो जाए रुकना नहीं। क्लाइंट सोचता है कि ये क्या मजाक है, ऐसा तो स्कूल के बच्चे को पीटी करवाते हैं, लेकिन सब कर रहे थे तो क्लाइंट भी ये एक्सरसाइज करने लगता है। और उसके बाद वो लोग आर्टिफैक्ट को खोल देते हैं और उसके अंदर से एक जोकर जैसा पपेट निकल के बाहर आता है, जो कि शुरू में तो क्लाइंट को बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन यही पपेट क्लाइंट पे हमला कर देता है। क्लाइंट का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, जैसे वो भी एक कठपुतली बनने वाला हो। तभी लेनर्ड क्लाइंट को पीछे से धक्का देकर उसे नॉर्मल कर देता है। ये डॉल असल में लोगों को पपेट बना के कंट्रोल कर सकता है। ये लगभग 5 मीटर के दायरे में किसी भी इंसान को अपना टारगेट बना सकता है, लेकिन एक मामूली धक्का देकर उस इंसान को उस डॉल के चंगुल से निकाला जा सकता है। जैसे अभी
लेनर्ड ने किया। ये डॉल अब क्लाइन के पीछे पड़ चुका है। डन कहता है कि क्लाइन के पास एंटीगोनस की नोटबुक थी, शायद इसीलिए ये डॉल क्लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और इतने में वो डॉल डन को भी अपना टारगेट बना लेता है और डेली उसे धक्का मार के नॉर्मल कर देती है। इसीलिए ये लोग अपना हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे ताकि ये डॉल यहाँ किसी लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करे तो बाकियों को पता चल जाए और वो धक्का मार के उसे बचा ले। लेनर्ड अब डॉल के सामने रे बीबर का कोट पटक देता है, जिससे देख के ये डॉल गुस्सा हो जाता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का वंशज है और ये उन्हें उसकी लोकेशन तक पहुंचा सकता है। ये लोग अब बाहर निकल जाते हैं। बाहर भी ये लोग हाथ अपना ऊपर नीचे कर रहे थे, जिससे क्लाइन को बहुत शर्म आ रही थी। दूसरी तरफ रे बीबर को हम एक पुराने से वेयर हाउस में देखते हैं, जहां वो एंटीगोनस नोटबुक के पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो एक रिचुअल भी परफॉर्म करता है और नोटबुक को अपने पेट के अंदर समा लेता है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो एक मॉन्स्टर जैसा बनने लगता है। तभी यहाँ पे एक जोकर आता है और इसे भी हमने पहले एपिसोड में देखा था। ये जोकर भी सीक्रेट ऑर्डर का हिस्सा है। ये यहाँ पे नोटबुक लेने आया था, पर वो नोटबुक तो रे बीबर ने अपने पेट में डाल ली थी। तभी वो देखता है कि डन और बाकी नाइट हॉक्स भी यहाँ आ गए हैं, जिन्हें देख के जोकर खुश हो जाता है। डन और बाकी लोग यहाँ उस डॉल के जरिए आए थे। क्लाइन अपनी पावर का यूज करके बताता है कि उस वेयर हाउस में कुछ तो खतरनाक है। तभी उसका दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, जो कि रे बीबर ही था। अब क्लाइन को छोड़कर बाकी सब बियॉन्डर उससे लड़ने लगते हैं। लेनर्ड अपनी पोयम सुना के उसे सुलाने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर पे उसका असर नहीं होता है। डन डेली से कहता है कि इसकी कमजोरी का पता लगाओ, ये मर चुका है और उस नोटबुक के कंट्रोल में है। डेली आई ऑफ डेड स्किल का यूज करती है और मॉन्स्टर की कमजोरी का पता लगा लेती है, पर इन्हें कम से कम इसे 3 सेकंड तक पकड़ के रखना होगा। डन अपनी पावर का यूज कर उस मॉन्स्टर को बांध देता है और तभी क्लाइन को भी कुछ होता है और उसे मॉन्स्टर के पेट में वो नोटबुक दिखने लगती है। मॉन्स्टर के अंदर से अब स्पाइक निकलने लगते हैं, जिससे डन और लेनर्ड घायल हो जाते हैं और मॉन्स्टर इनकी पकड़ से छूट रहा था। तो क्लाइन अब नाइट स्लम्बर नाम की स्किल यूज करता है और उस मॉन्स्टर को सुला देता है। डेली अब उस मॉन्स्टर के पास जाके उसे गुब्बारे की तरह फोड़ देती है, पर इसमें डेली भी घायल हो गई थी और उसे हीलिंग पोशन देके ठीक किया जाता है। क्लाइन अब उस नोटबुक को उठा लेता है, पर तभी वो जोकर पीछे से आके उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डन उसे गोली मार देता है। पर ये तो सिर्फ एक छलावा था। डन क्लाइन से कहता है कि नोटबुक छिपा लो और 2049 के पास बिल्कुल नहीं जाना। ये जोकर सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर था, यानी इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अकेला ही इन सब पे भारी पड़ने लगता है और ये फाइट सीन कमाल का था। वो बिल्कुल किसी सर्कस के जोकर जैसा कलाबाजियां कर रहा था और कोई हमला उसे छू भी नहीं पा रहा था, लेकिन क्लाइन की गोली उसे पेट में लग जाती है। पर वो जोकर उस गोली वाले घाव को पेट से हाथ में ट्रांसफर कर लेता है और फिर वो सबको चकमा देते हुए 2049 का बॉक्स खोल देता है और उसे आजाद कर देता है, जो बाहर आते ही सबको फ्रीज कर देता है और उन्हें पपेट बनाने लगता है। वैसे तो वो बस 2 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, पर एंटीगोनस नोटबुक की वजह से उसकी पावर बढ़ गई थी। क्लाइन सोचता है कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो कि उसे आजाद कर सके। वो अब अपने रिचुअल वाले मंत्र पढ़कर ग्रे फॉग वाली दुनिया में चला जाता है, जिससे वो पपेट की कंट्रोल से बाहर आ गया था। क्लाइन अब असली दुनिया में आ जाता है और ऐसा दिखावा करता है कि वो अभी भी पपेट के कंट्रोल में है। वो जोकर अब क्लाइन के पास आ जाता है और वो क्लाइन से कहता है कि वो नोटबुक अब मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। क्लाइन को छोड़कर बाकी सब बेहोश हो गए थे, पर हम देखते हैं कि लेनर्ड भी अपनी शैडो के वजह से जाग गया था। ये जोकर भी सीयर पाथवे का बियॉन्डर है, बिल्कुल क्लाइन की तरह। क्लाइन सीक्वेंस 9 पर है और ये जोकर सीक्वेंस 7 पर। ये क्लाइन को अपने अगले सीक्वेंस
मतलब आर्ट के बारे में भी बताता है, जो है क्लाउन। और ये बात अभी तक एक मिस्ट्री थी। क्लाइन अब उस पे अटैक कर देता है और वो जोकर गलती से पपेट की रेंज में चला जाता है और खुद भी फ्रीज होने लगता है। क्लाइन अब इस जोकर को गोली मार देता है और मरने से पहले ये जोकर बोलता है होर्नाकिस, जिसका मतलब क्लाइन को भी नहीं पता। और उसके बाद पपेट का बॉक्स बंद कर दिया जाता है और सब नॉर्मल भी हो जाता है और लेनर्ड उसकी तारीफ भी करता है कि तुम तो मेरी तरह स्पेशल हो। फिर एंटीगोनस नोटबुक को चाइनीज गेट के अंदर बंद कर दिया जाता है और अब क्लाइन उसके खतरे से बाहर है। डन भी क्लाइन की तारीफ करता है कि आज उसने काफी अच्छा काम किया है। क्लाइन फिर उस जोकर की बॉडी भी देखता है और डन उससे कहता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुमने इसे मार के कई लोगों की जान बचाई है। क्लाइन डन को बताता है कि उसे अगले सीक्वेंस आर्ट के बारे में भी पता चल गया है, जो कि है क्लाउन। अगले दिन हार्सन 2049 को वापस बैकलैंड लेके जाने लगता है और वो भी क्लाइन की तारीफ करता है कि एक सीक्वेंस 9 का भी होके एक सीक्वेंस 7 वाले को हरा दिया और उसने क्लाइन से अच्छा सीयर आज तक नहीं देखा। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर डन क्लाइन को भी घर जाके आराम करने के लिए बोलता है। क्लाइन को तभी महसूस होता है कि उसका पोषण डाइजेस्ट हो गया है, जबकि नॉर्मली एक पोषण को डाइजेस्ट करने के लिए 1-2 साल भी लग जाता है। क्लाइन को जानना था कि होर्नाकिस शब्द का मतलब क्या होता है, तो वो अपने यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर से मिलने जाता है जिसका नाम मिस्टर एजिक है। एजिक बोलता है कि इसे भी इस शब्द के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्लाइन ने एजिक को नहीं बताया था कि वो एक बियॉन्डर बन गया है और एजिक उसे समझाता है कि वो थोड़ा संभल कर रहे। क्लाइन यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि एजिक कोई मामूली टीचर नहीं है, उसके शैडो में से एक स्केलेटन बाहर निकल के आता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हे गाइस, थैंक यू मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। कमेंट करो अगर तुम्हें और भी इसके एपिसोड चाहिए हो तो।